ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं आपका ज्योतिष मित्र राजकिशोर पांडे। मेरे YouTube चैनल ज्योतिष सार में आपका स्वागत है। आप अपने जन्म कुंडली का फलादेश चाहते हैं, या अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, या अपने समस्या का समाधान चाहते हैं, या खराब ग्रह दशा के उपाय जानना चाहते हैं, या कुंडली मिलान आदि के विषय में जानना चाहते हैं, या शुभ मुहूर्त आदि के विषय में जानना चाहते हैं, तो आप इस मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। साथ ही यज्ञ अनुष्ठान पूजा पाठ आदि के विषय में भी संपर्क कर सकते हैं। 8860531974 कॉल पे या SMS पे। मित्रों, आज कुंडली में दोष और शांति के विधान के विषय में चर्चा होगी। दोष कितने प्रकार के होते हैं और उनको शांत कैसे किया जा सकता है, उनके रेमेडी उपाय क्या होते हैं, इस विषय पर आज चर्चा होगी। सबसे पहला दोष तो ग्रह नीच का हो जाता है, यही सबसे बड़ा दोष होता है। इसके वह है अपना पावर या अपनी क्षमता के अनुसार लग्न को, अथवा जो लग्न ही सारे ग्रहों का, सारे भाव का फल को रिसीव करता है। तो लग्न को सारे नीच का ग्रह कहा जाए तो फल देने में असमर्थ हो जाता है, और लग्न रिसीव के अपने तरीके से रिसीव नहीं कर पाता है। मित्रों, दूसरा, सबसे पहले अस्त दोष। अस्त दोष कैसे होता है, अस्त ग्रह अस्त कैसे होते हैं, इसके विषय में जानते हैं। सूर्य से करीब आने पर ग्रह अस्त हो जाता है। सूर्य की अपनी जो प्रकाश आभा है इतनी हैवी है कि दूसरे ग्रह आने पर अपना प्रकाश सूर्य के पास खो देते हैं और विकल अवस्था में हो जाते हैं। विकल अवस्था क्या होती है? एक जैसे नॉर्मल दिमाग होता है व्यक्ति का, नॉर्मल मन होता है व्यक्ति का, और दूसरा एक रोगी मन होता है। रोगी मन को ही विकल कहते हैं मित्रों। तो अस्त दोष जो होता है वह विकल अवस्था के जैसे होता है। अमूमन कहा जाए तो शुक्र और बुध तो अधिकांश सूर्य से अस्त होते ही हैं। तो अस्त ग्रह के विषय में रेमेडी उपाय करके उनको पावर देने का प्रयास किया जाता है मित्रों। और इसके साथ साथ दूसरा नंबर केंद्रम दोष कुंडली में होता है, जो चंद्रमा अकेला होने के कारण तैयार हो जाता है, बन जाता है। चंद्रमा से जब कोई आगे या पीछे घर में कोई ग्रह नहीं होता है, अकेला चंद्रमा ही होता है, तो वो केंद्रम दोष बन जाता है। और केंद्रम दोष खास तौर पे अष्टम और द्वादश भाव पे यदि बने तो यह काफ़ी घातक होता है मित्रों। इसका रेमेडी, इसका उपाय करना आवश्यक हो जाता है। कई बार समझ में नहीं आता है, और ये छोटे छोटे दोष जीवन को एक सही दिशा नहीं दे पाते हैं, और इसलिए इन उपायों पर ध्यान दे कर के अपने जीवन को ईजी बनाने का प्रयास करना चाहिए मित्रों। दूसरा ग्रहण दोष होता है, जो सूर्य और चंद्रमा के साथ, सूर्य के साथ राहु या केतु, या चंद्रमा के साथ राहु या केतु बैठ जाए, युति हो जाए, तो ग्रहण दोष तैयार हो जाता है, बन जाता है। ऐसी स्थिति में ग्रहण दोष का निवारण पूजा पाठ आदि के माध्यम से उसको शांत किया जाता है मित्रों। तीसरा अंधक दोष होता है। अंधक दोष किसे कहते हैं, कैसे बनता है जन्म कुंडली में? अंधक दोष सूर्य और शनि की युति से, सूर्य और शनि के एक साथ बैठने से, एक ही भाव में बैठने से अंधक दोष बन जाता है। वह अंधक दोष का प्रभाव इस प्रकार होता है, जैसे कि लक्ष्य विहीन व्यक्ति, जिसका कोई लक्ष्य नहीं होता है और भटकता रहता है, अंधक दोष का प्रभाव इस तरह से जीवन में होता है मित्रों। इसलिए इस अंधक दोष का भी उपाय समय रहते कर लेना चाहिए मित्रों। पांचवा अंगारक दोष होता है। जन्म कुंडली में अंगारक दोष राहु मंगल या केतु मंगल से तैयार होता है। यदि राहु या केतु मंगल के साथ बैठ जाए तो यह अंगारक दोष बन जाता है। और अंगारक दोष खास तौर पर मित्रों 8वें भाव और 4थे भाव पर काफ़ी घातक होता है। इसलिए इनका उपाय, इनकी रेमेडी बहुत ज़रूरी हो जाती है मित्रों।
छठवां दोष होता है मांगलिक दोष। मंगल 1, 4, 7, 8, 12 भाव में बैठ जाए तो मंगली हो जाता है, मंगली हो जाती है कुंडली। ऐसी स्थिति में मंगली लड़की है तो मंगली लड़का से ही शादी, या मंगला लड़का है तो मंगली लड़की से ही शादी अनिवार्य हो जाती है। कहते हैं कि विषस्य औषधम विषम, अर्थात पॉइजन ही पॉइजन की दवा बनता है। इसलिए मंगली दोष का मेरे कहने का तात्पर्य यही है, विषस्य औषधम विषम। मंगली मंगली को ही काट पाता है, जीवन चला पाते हैं। नॉन मंगली से जीवन में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है मित्रों। इसलिए ये मंगली दोष पर भी विचार करके ही विवाह आदि करने की जरूरत होती है मित्रों। सातवां चंडाल दोष बनता है। चंडाल दोष क्या होता है? जन्म कुंडली में गुरु के साथ राहु या केतु हो तो चंडाल दोष बन जाता है। इस चंडाल दोष में भी रेमेडी की काफ़ी ज़रूरत होती है। इनके उपाय करके चंडाल दोष को शांत किया जा सकता है मित्रों। आठवां श्रापित दोष होता है। श्रापित दोष कैसे बनता है मित्रों? शनि के साथ राहु बैठ जाए, शनि के साथ राहु की युति हो जाए तो यह श्रापित दोष बनता है मित्रों। श्रापित दोष 8वें भाव में काफ़ी घातक होता है। यदि 8वें भाव में शनि के साथ राहु बैठा हो तो यह काफ़ी जीवन काल में अपना काफ़ी बुरा प्रभाव डालता है मित्रों। इसकी भी रेमेडी उपाय समय रहते करना जरूरी होता है। नौवां दोष जो होता है वह काल सर्प दोष होता है, जो राहु और केतु से तैयार होता है। जन्म कुंडली में राहु और केतु ठीक आमने सामने हो जाएं और एक साइड में सारे ग्रह और एक साइड पूरे सारे खाना खाली हों तो वह काल सर्प दोष बन जाता है। और काल सर्प दोष को शांत आवश्यक ही करना जरूरी होता है, क्योंकि काल सर्प दोष काफ़ी क्षेत्रों में नुकसान पहुंचाता है। इसके लिए सर्प गायत्री या सर्प सूक्ति आदि का पाठ, जाप, राहु केतु के जाप आदि करके इनको शांत किया जाता है मित्रों। 10वां दोष होता है अमावस्या दोष, जो कि सूर्य के साथ चंद्रमा बैठ जाए, चंद्रमा ऑलरेडी अस्त हो जाता है और इस तरह से चंद्रमा अस्त होने के बाद चंद्रमा का उपाय, चंद्रमा को पावर देने की ज़रूरत हो जाती है मित्रों। यह अमावस्या दोष होता है। और 11वां दोष जो होता है वह शकट दोष होता है, जो गुरु से और चंद्रमा से बनता है। गुरु से चंद्रमा 6ठे, 8वें या 12वें भाव में, दूरी बता रहा हूँ मैं, गुरु से 6वें, 8वें या 12वें भाव में चंद्रमा बैठ जाए जन्म कुंडली में जन्मांक के टाइम D1 में, तो यह शकट दोष बन जाता है मित्रों। इस शकट दोष का भी उपाय निवारण करना जरूरी होता है मित्रों। जड़ दोष क्या होता है? बुध से और राहु से तैयार होता है। बुध और राहु जब एक साथ बैठ जाते हैं तो जड़ दोष बन जाता है। इसमें भी बुध और राहु का उपाय करके जीवन को सरल बनाया जा सकता है मित्रों। ये छोटे छोटे दोष नाम के लिए होते हैं, लेकिन प्रभाव इनका बहुत बड़ा होता है। समय रहते इनकी रेमेडी, इनके उपाय करके जीवन को इजी सरल बनाया जा सकता है मित्रों। आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त किया जाता है मित्रों। आप सबको मेरा नमस्कार।